टोक्यो। नाम सुनते ही दिमाग में आता है चमकते हुए स्काईस्क्रेपर्स, बिजली की तरह भागती बुलेट ट्रेन्स और लाखों लोगों से भरा हुआ एक बसलिंग शहर। ये वो शहर है जहां सदियों पुरानी परंपराएं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ घुल मिल जाती हैं, जहां सदियों पुराने मंदिर आसमान छूते हुए बिल्डिंग्स के साये में खड़े हैं। यही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट, पुराने और नए का ये अनोखा मेल टोक्यो को दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग सिटीज में से एक बनाता है। लेकिन टोक्यो हमेशा से ऐसा नहीं था। मॉडर्निटी के चमकते हुए चेहरे के पीछे एक समृद्ध और पुराना इतिहास छुपा है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पहले उस समय की है जब यह शहर बस एदो नाम का एक साधारण सा फिशिंग विलेज था। यह महत्वाकांक्षा, लचीलापन और यहाँ के लोगों की अदम्य भावना की कहानी है, जिन्होंने एक छोटी सी बस्ती को ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। यह टोक्यो की कहानी है, एक ऐसा शहर जिसने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया, नएपन को अपनाया और तरक्की और संभावनाओं का एक शाइनिंग बीकन बनकर उभरा। इस दिलचस्प शहर के रिमार्केबल हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ समय की यात्रा पर चलें। आज हम टोक्यो को जिस बसलिंग मेगा सिटी के रूप में जानते हैं, उससे कहीं पहले यह एदो नाम का एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। सुमीदा नदी के किनारे बसा एदो उस भव्यता और शक्ति से कोसों दूर था जो बाद में इसे मिलने वाली थी। एदो में जीवन सरल था और पानी के इर्द गिर्द घूमता था, जहां मछली पकड़ना यहां के लोगों के लिए खाने और व्यापार का जरिया था। हालांकि कांटो प्लेन पर एदो की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इसके प्राकृतिक बंदरगाह पर किसी की नजर पड़ी। 12वीं शताब्दी के अंत में एदो शिगेनागा नाम के एक शक्तिशाली योद्धा ने इस छोटे से गांव की क्षमता को पहचाना और बे को देखते हुए एक पहाड़ी पर एक किला बनाया। इस कदम ने एदो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, एक साधारण से फिशिंग विलेज से पावर के केंद्र में बदलने का रास्ता खोल दिया। लगभग इसी समय ऐतिहासिक अभिलेखों में एदो नाम दिखाई देने लगा, जो इस छोटी सी बस्ती के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। किसी को नहीं पता था कि धान के खेतों और बांस के पेड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव एक दिन एक शक्तिशाली साम्राज्य का दिल बन जाएगा। 1603 का साल जापानीज हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने एदो की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यह वह समय था जब जापान एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु एदो बनने वाला था। इसी साल तोकुगावा इएयासु, जो एक शक्तिशाली फ्यूडल लॉर्ड थे, ने तोकुगावा शोगुनाटे की स्थापना की और एदो को अपनी राजधानी चुना। इएयासु का यह निर्णय न केवल राजनीतिक था बल्कि रणनीतिक भी था, क्योंकि एदो का स्थान व्यापार और सैन्य दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इएयासु, एक कुशल रणनीतिकार और शक्तिशाली नेता, दशकों से चले आ रहे गृह युद्ध से विजयी हुए थे और अपनी शक्ति को मजबूत करके शांति और स्थिरता का युग लाना चाहते थे। उन्होंने अपने शासन को स्थिर करने के लिए कई सुधार किए और अपने विरोधियों को पराजित किया। इएयासु के शासन में एदो का नाटकीय ढंग से कायाकल्प हुआ। शहर का विस्तार और विकास तेजी से हुआ और यह एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। छोटा सा फिशिंग विलेज तेजी से एक बसलिंग सिटी में बदल गया, जहां व्यापार और उद्योग फलने फूलने लगे। एदो का यह परिवर्तन अद्वितीय था और इसे जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं शुरू की गईं। सड़कों, पुलों और नहरों का निर्माण हुआ, जिससे शहर की संरचना और भी मजबूत हो गई। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी एदो कासल का विस्तार था, जो जापान का सबसे बड़ा किला और तोकुगावा के अधिकार का प्रतीक बन गया। यह किला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह तोकुगावा शोगुनाटे की शक्ति और समृद्धि का भी प्रतीक था। तोकुगावा शोगुनाटे, जिसने 250 साल से अधिक समय तक जापान पर शासन किया, अपने साथ अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का दौर लेकर आया। इस अवधि को ईडो पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कला, संस्कृति और विज्ञान का भी विकास हुआ।
पावर और संस्कृति के केंद्र के रूप में फला फूला, जिसने पूरे देश से कलाकारों, व्यापारियों और समुराई योद्धाओं को आकर्षित किया। यह शहर एक मेल्टिंग पॉट बन गया, जहां विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का आदान प्रदान हुआ। 18वीं शताब्दी तक शहर की आबादी 10 लाख से अधिक हो गई, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। एदो की सड़कों पर जीवन की चहल पहल और बाजारों की रौनक देखते ही बनती थी। एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस के रूप में टोक्यो के भविष्य के बीज बो दिए गए थे। आज का टोक्यो, जो कभी एदो था, अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिकता का एक अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बनाता है। सेक्शन 4, एक नया युग का आरंभ, मेजी रेस्टोरेशन और टोक्यो का जन्म। 1868 का साल जापान के लिए एक युग के अंत का प्रतीक था, क्योंकि यह वह समय था जब देश ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। तोकुगावा शोगुनाटे, जिसने 250 साल से अधिक समय तक देश पर शासन किया था, अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। मेजी रेस्टोरेशन के रूप में जानी जाने वाली क्रांति में इसे उखाड़ फेंक दिया गया, जिसने जापान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इस महत्वपूर्ण घटना ने सम्राट मेजी के नेतृत्व में शाही शासन के एक नए युग की शुरुआत की, जो जापान के भविष्य को आकार देने वाला था, और इसके साथ ही एदो शहर के लिए भी गहरा बदलाव आया। जो अब एक नए नाम और पहचान के साथ उभरने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था एदो का नाम बदलकर टोक्यो करना, जिसका अर्थ है ईस्टर्न कैपिटल, जो इसके नए महत्व को दर्शाता है। यह नाम परिवर्तन केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। यह बदलाव शोगुनेट से सम्राट के हाथों में सत्ता के परिवर्तन को दर्शाता है, जो जापान के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव था, और एक आधुनिक शहर बनने की दिशा में टोक्यो की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो आने वाले दशकों में तेजी से विकसित होने वाला था। सम्राट स्वयं एंशिएंट राजधानी क्योटो से ईदो कासल में स्थानांतरित हो गए, जो अब टोक्यो का केंद्र बन गया, और टोक्यो का जापान में पावर के नए केंद्र के रूप में स्थान मजबूत हुआ, जो देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का केंद्र बन गया। मेजी रेस्टोरेशन जापान के लिए बहुत बड़े बदलाव का समय था, क्योंकि देश तेजी से आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चल पड़ा, जिसने इसके समाज और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। क्योंकि देश तेजी से आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चल पड़ा, जिसने इसके समाज और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इस परिवर्तन के केंद्र में टोक्यो ने बदलाव की एक अभूतपूर्व लहर देखी, जिसने इसके भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। टोक्यो अब एक ऐसा शहर बन गया है जो अपनी ऐतिहासिक जड़ों को संजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, और यह यात्रा आज भी जारी है। सेक्शन 5, आधुनिकीकरण और प्रगति, टोक्यो का रूपांतरण। मेजी सरकार के तहत टोक्यो ने तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का दौर देखा। इस युग ने टोक्यो को एक छोटे से शहर से एक महानगर में बदल दिया, जो आज हम जानते हैं। पश्चिम के साथ तालमेल बिठाने के लिए दृढ़ संकल्पित जापान ने नई तकनीकों, उद्योगों और विचारों को अपनाया, और टोक्यो इस परिवर्तन का केंद्र बन गया। यह शहर न केवल जापान के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। पारंपरिक लकड़ी की इमारतों की जगह ईंट और पत्थर की संरचनाओं ने ले ली, जिससे शहर की संरचना में स्थायित्व और सुरक्षा आई। टोक्यो की वास्तुकला में यह बदलाव शहर के विकास का प्रतीक था। गैस लैंप्स ने एक समय की अंधेरी सड़कों को रोशन किया, जिससे रात में भी गतिविधियां संभव हो सकीं। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने टोक्यो को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित किया, और एक आधुनिक बुनियादी ढांचा आकार लेने लगा। सड़कों,
पुलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण तेजी से हुआ, जिससे टोक्यो की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। टोक्यो के आधुनिकीकरण के सबसे बड़े संकेतों में से एक था रेल मार्गों का निर्माण। यह न केवल परिवहन के लिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण था। 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बीच जापान की पहली रेलवे लाइन खुली, जो राजधानी को पोर्ट सिटी से जोड़ती है और परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करती है। यह रेलवे लाइन टोक्यो के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जो राजधानी को पोर्ट सिटी से जोड़ती है और परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करती है। इसने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि लोगों के बीच संपर्क को भी आसान बनाया। इसके बाद एक व्यापक रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, जिसने पूरे देश को क्रिस क्रॉस कर दिया, जिससे टोक्यो देश के हर कोने से जुड़ गया। यह नेटवर्क टोक्यो को जापान का प्रमुख परिवहन केंद्र बना दिया, जिसके केंद्र में टोक्यो था। यह शहर अब न केवल जापान का बल्कि पूरे एशिया का एक प्रमुख परिवहन केंद्र बन गया था। रेल मार्ग के आगमन ने न केवल परिवहन में क्रांति ला दी बल्कि आर्थिक विकास को भी गति दी। व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई, जिससे टोक्यो की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया और लोगों और विचारों के प्रवाह को सुगम बनाया। यह शहर अब नए विचारों और नवाचारों का केंद्र बन गया था, जहां लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आते थे। मेiji युग में आधुनिक संस्थानों की स्थापना भी देखी गई, जिनमें विश्वविद्यालय, बैंक और सरकारी मंत्रालय शामिल थे। इन संस्थानों ने टोक्यो को एक शैक्षिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, जिनमें विश्वविद्यालय, बैंक और सरकारी मंत्रालय शामिल थे, जिनमें से कई टोक्यो में केंद्रित थे। यह शहर अब न केवल जापान का बल्कि पूरे एशिया का एक प्रमुख शैक्षिक और आर्थिक केंद्र बन गया था, जिनमें से कई टोक्यो में केंद्रित थे। यह शहर अब न केवल जापान का बल्कि पूरे एशिया का एक प्रमुख शैक्षिक और आर्थिक केंद्र बन गया था। संस्थानों की इस आमद ने जापान के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में टोक्यो की स्थिति को और मजबूत किया, जिससे देश भर के महत्वाकांक्षी युवा राष्ट्र की प्रगति का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित हुए। यह शहर अब एक नई पहचान के साथ उभर रहा था, जिससे देश भर के महत्वाकांक्षी युवा राष्ट्र की प्रगति का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित हुए। यह शहर एक नई ऊर्जा से गुलजार था, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर था। यह शहर एक नई ऊर्जा से गुलजार था, आशावाद और संभावना की भावना थी। हर कोने में एक नई उम्मीद और उत्साह था। आशावाद और संभावना की भावना थी, क्योंकि जापान ने दुनिया के मंच पर अपना नया स्थान ग्रहण किया था। टोक्यो अब एक वैश्विक शहर के रूप में उभर रहा था, जो भविष्य की ओर देख रहा था, क्योंकि जापान ने दुनिया के मंच पर अपना नया स्थान ग्रहण किया था। टोक्यो अब एक वैश्विक शहर के रूप में उभर रहा था, जो भविष्य की ओर देख रहा था। यह शहर अब न केवल जापान का बल्कि पूरे विश्व का एक प्रमुख केंद्र बन गया था।